नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में टियानजिन में हुए एससीओ मतलब शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की। जी। इसमें जो सबसे खास बात रही वो थी प्रधानमंत्री मोदी की 7 साल बाद चीन यात्रा और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात। हाँ, बिल्कुल। और साथ ही आतंकवाद पर भारत का जो कड़ा रुख देखने को मिला वो भी काफी अहम था। हमारे पास इस पर कई सारे सूत्र हैं, तो चलिए जरा गहराई में जाते हैं। हाँ, ये मुलाकात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए 7 साल का गैप, और वो भी खासकर 2020 के सीमा संकट के बाद। सही। और दुनिया भर में मतलब व्यापार और सुरक्षा के समीकरण भी बदल रहे हैं। तो यहाँ देखिए दो मुख्य पहलू हैं। एक तो भारत चीन के जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं उनको स्थिर करने की कोशिश, और दूसरा एससीओ के मंच का इस्तेमाल करके आतंकवाद के खिलाफ एक साझा लड़ाई पर भारत का जोर। हाँ, 7 साल बाद चीन जाना ये अपने आप में एक बड़ी खबर थी। और सूत्रों को देखें तो लगता है कि इस बार जोर बड़े समझौतों पर नहीं था, बल्कि तनाव कम करने और रिश्तों में थोड़ी स्थिरता लाने पर ज्यादा था। बिल्कुल, एक तरह से डैमेज कंट्रोल। शायद एजेंडा में जैसे सीमा पर भरोसा कैसे बढ़ाया जाए, व्यापार संतुलन का मुद्दा, रेयर अर्थ्स मतलब वो खनिज जो आजकल बड़े जरूरी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जी जी। और हवाई यात्रा, लोगों का आना जाना, ये सब फिर से कैसे शुरू हो। इसे एक नाम भी दिया जा रहा है, गार्ड रेल्स फर्स्ट अप्रोच। अच्छा, गार्ड रेल्स फर्स्ट। हाँ, मतलब पहले छोटे संभालने लायक कदम उठाओ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतने तनाव के बावजूद 2024 में दोनों देशों का व्यापार देखिए 121.7 बिलियन डॉलर का रहा। ये आंकड़ा अहम है। और देखिए ऐसी जो हाई लेवल बैठकें होती है ना, इनका सीधा असर वैश्विक बाजार और निवेशकों की सोच पर पड़ता है। हाँ, वो तो है। अगर स्थिरता के संकेत मिलते हैं तो बाजार में एक भरोसा सा बनता है। रीजनल एसेट्स पर रिस्क प्रीमियम कम हो सकता है। लेकिन अगर ये अनिश्चितता बनी रहती है तो सप्लाई चेन पर असर पड़ता है। बिल्कुल, जैसे हमने 2020 के गलवान संघर्ष के बाद देखा था। हाँ, बिल्कुल। तब भारतीय दवा और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों ने वो चीन प्लस रणनीति अपनाई थी, मतलब चीन के अलावा दूसरे विकल्प तलाशने शुरू कर दिए थे। तो निवेशक सिर्फ प्रतीकात्मक चीजों से खुश नहीं होते, वो ठोस कदम देखना चाहते हैं। जैसे सीमा या व्यापार पर जो तकनीकी बातचीत है उसके लिए कोई पक्का टाइम फ्रेम हो, या कस्टम प्रक्रियाओं में कुछ सुधार हो। सही कहा। तो ये तो हुई द्विपक्षीय मुलाकात की बात, लेकिन ये सब एससीओ जैसे एक बड़े मंच के दायरे में हुआ, और वहां प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर बहुत कड़ा संदेश दिया जी। खासकर वो जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ था जिसमें 26 जानें गई थी, उसकी एससीओ सदस्यों ने निंदा भी की थी। उसी संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी संदेश था। और इसे पूरी मानवता के लिए खतरा बताया। उन्होंने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे चाबहार पोर्ट है, आईएनएसटी है, इनको देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान से भी जोड़ा। और यहाँ ये कनेक्टिविटी और संप्रभुता को जोड़ना ये ध्यान देने वाली बात है। ये शायद चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कुछ हिस्सों पर जो विवादित इलाकों से गुजरते हैं, एक तरह का अप्रत्यक्ष इशारा हो सकता है। हो सकता है। और एससीओ सदस्य देशों ने भी आतंकवाद और खास तौर पर टेरर फाइनेंसिंग मतलब आतंकवाद के लिए पैसे के लेन देन, उसके खिलाफ एक मजबूत रुख दिखाया। हाँ, पहलगाम हमले ने इस मुद्दे को और अहम बना दिया था। बिल्कुल। और एफएटीएफ जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसके उपायों का कड़ाई से पालन करने की जरूरत पर जोर दिया गया। एससीओ की अपनी एक संस्था है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। हाँ, रैट्स। उसके तहत भी संयुक्त अभियानों की बात हुई। तो कोशिश यही है कि सुरक्षा, संपर्क और संप्रभुता, इन सबको एक साथ जोड़कर देखा जाए और विकास की आड़ में आतंकवाद को समर्थन न मिले। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो मोदी शी मुलाकात एक तरह से प्रतिस्पर्धा को संभालने की दिशा में एक सतर्क कदम था। जी। बड़े वादों के बजाय व्यावहारिक समाधान पर फोकस। जी। और वहीं एससीओ के व्यापक मंच पर भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बिना किसी लाग लपेट के बहुत मजबूती से कार्रवाई का आह्वान किया। बिल्कुल। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया भर में व्यापार में संरक्षणवाद बढ़ रहा है और क्षेत्रीय सुरक्षा की चिंताएं भी गहरी हो रही हैं। सही। अब देखना यह है कि अगले कुछ महीनों में कौन से ठोस कदम उठाए जाते हैं, जैसे हवाई संपर्क बहाली हो, कस्टम में सुविधा हो, सीमा पर बातचीत आगे बढ़े। इन्हीं पर इन मुलाकातों की असली सफलता निर्भर करेगी। हाँ, और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर तो सीधा असर पड़ेगा ही। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे टियानजिन शिखर सम्मेलन में एक तरफ द्विपक्षीय जो प्रतिद्वंदिता है उसे संभालने की कोशिश हुई, और दूसरी तरफ साझा खतरों जैसे आतंकवाद
पर बहुपक्षीय सहयोग बनाने के बीच एक संतुलन साधने का प्रयास किया गया। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम, भले ही ये संवाद के चैनल फिर से खुल जाएं और कुछ व्यवहारिक कदम उठा भी लिए जाएं, लेकिन भारत और चीन के बीच जो एक गहरी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है, वो आने वाले समय में क्षेत्रीय गतिशीलता और वैश्विक सप्लाई चेन को किस तरह से आकार देना जारी रखेगी, इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होगा। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे भी ध्यान देना होगा।